आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके गद्य का जो आपका लेसन है भारतीय संस्कृति, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके इस लेसन से जो भी इम्पोर्टेंट गद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो आपका ये लेसन है भारतीय संस्कृति, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो उनका जीवन परिचय जो मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है अभी तक वो वीडियो, वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस का जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बस आपको चैनल पर जाना है और जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपकी अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, तो सबकी प्लेलिस्ट जो है अलग अलग बना दी गई है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस जो है वो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका ये लेसन है भारतीय संस्कृति, इसका पार्ट 1 है। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका इस गद्यांश से रिलेटेड उसके आंसर आपको यहाँ पे करने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट गद्यांश क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तृप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इस इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया है, इसको हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब भी मैंने आपकी जब क्लास स्टार्ट की थी हिंदी की तभी मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो भी आपके लेसन होंगे उसमें आपको गद्यांश जो है वो याद करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे संदर्भ ही पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, जब भी आप किसी भी गद्यांश का अगर संदर्भ लिखते हैं तो आपको इतनी बातें आपको संदर्भ में लिखनी होती हैं कि आपका ये किस पुस्तक से लिया गया है और ये आपका कौन सा पाठ है और इसके लेखक कौन है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका यहाँ पे ये गद्यांश आपका यहाँ पे लिखा हुआ है तो जहाँ से जिस भी लाइन के नीचे आपकी अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका इसका उत्तर। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत है कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। यानी लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि अगर मनुष्य का वातावरण चेंज होता है यानी उसका माहौल जो है वो चेंज होता है तो उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शरीर और मस्तिष्क पर हर जगह पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये आपका लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका वहाँ जो भी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ का इफेक्ट जो है आपके हर चीज़ पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे आपका वो रहन सहन हो, खान पान हो या आपकी वेशभूषा हो। तो हमारे भारत देश में कितने सारे राज्य यहाँ पर हैं तो हर राज्य
राज्य का अलग अलग अपना कल्चर है, अलग अलग उनका खान पान है, अलग अलग सब राज्य की वेशभूषा है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके यहाँ पे पाई जाती हैं। तो आपका जो ये लाइन जो आपकी लिखी हुई है, इस लाइन में जो लेखक है यही सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत है कि वातावरण का जो प्रभाव है मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत हमारे देश भारत पर पूर्ण रूप से लागू होता है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे देश में कितने कितने सारे राज्य पाए जाते हैं और हर राज्य का अपना अलग अलग रहन सहन है, खान पान है और उनका कल्चर भी अलग अलग है। तो यहीं पर ये बातें आपके लेखक कह रहे हैं कि जो आपका ये सिद्धांत है कि अगर वातावरण चेंज होता है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, जो है हमारा भारत देश। यही बातें आपके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। फिर इसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर खूब प्रभाव पड़ा है। ये आपका यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों में यह विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की प्राकृतिक विविधता अथवा जलवायु ही है। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि भारत में कितने सारे राज्य पाए जाते हैं और हर राज्य का अपना अलग अलग कल्चर है, रहन सहन है, वेशभूषा है और खान पान सब कुछ अलग अलग है। तो इसी व्याख्या के जरिए जो है लेखक यही सारी बातें आपको यहाँ पर बताना चाह रहे थे। तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में बताया गया है कि असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी, किंतु जैसलमेर की तृप्त भूमि में साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं मिलेगी। ये आपको यहाँ पर इस गद्यांश के जरिए बताया गया है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश दिया गया इस लेसन का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी गद्यांश दिया, गद्यांश को आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है। अब इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका तो है जो हर गद्यांश में आपका कॉमन ही होगा कि गद्यांश का संदर्भ आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपका संदर्भ क्या हो जाएगा, संदर्भ आपका भी इसका जो आपका गद्यांश है इसका संदर्भ भी आपका सेम ही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपको इसका संदर्भ हो गया। तो संदर्भ आपको हर व्याख्या के आपका जो भी गद्यांश पूछा जाएगा उसमें आपको लिखना ही होगा और आपका जो संदर्भ है वो हर आपका जितने भी गद्यांश है उसमें सेम ही रहेगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिस भी लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया तो उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो आपका इस गद्यांश में कहाँ से अंडरलाइन किया गया है, आपका यहाँ से किया गया। इन विभिन्नताओं से लेकर आपका किया गया है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यहाँ तक का आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो इसकी व्याख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। यानी लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जैसे कि हमारा भारत देश है, इसमें कई सारे राज्य पाए जाते हैं और हर राज्य का अपना अलग अलग कल्चर है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक आपका यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति आता है भारत में तो वो भारत को देखकर एक देश न समझकर कई देशों का समूह समझ सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो देश है इसमें कितने सारे राज्य हैं और हर राज्य का अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक देश ना होकर कई देशों का समूह है। अगर कोई अजनबी यहाँ पर आए तो वो जो अजनबी व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत हमारा जो है वो एक देश ना होकर कई देशों का समूह है, कई देशों का समुच्चय है। ये आपका यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इसी प्रकार भारत की अनेक
जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही आभास मिलता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सबने एक में मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। तो आपका यहाँ पर जैसा कि हमारा भारत देश है, इसमें कई सारे राज्य पाए जाते हैं, तो कई सारे राज्य पाए जाते हैं, तो उस हर राज्य का अपना जाति भी अलग होती है, भाषा भी अलग होती है और उनकी संस्कृति भी अलग होती है। तो यही सारी बातें जो है लेखक आपको इस गद्यांश के जरिए बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। ये आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न संप्रदायों की गिनती भी आसान यानी सरल नहीं है। ये आपका यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो आपका ये गद्यांश यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको आपके एग्जाम में भी इसी तरह से गद्यांश आपको दिए जाएंगे, उसको आपको पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो संदर्भ है, संदर्भ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। संदर्भ याद करने से सबसे पहले आपको लेसन का नाम पता होना चाहिए और उस लेसन के राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी होती हैं। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है और ये जो आपका गद्यांश है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा भी गया है। तो आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, तो गद्यांश को आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रभावों का संगम स्थल बनकर एक प्राखंड और प्रागाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को हमने पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका कॉमन ही होगा, यानी आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका सेम ही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। तो संदर्भ आपका हर व्याख्या में कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपका यहाँ पे जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे किस लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई, तो आपका यहाँ से शुरू हुआ है क्या यह केवल एक काव्य की भावना नहीं से लेकर आपका भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपका अंडरलाइन किया गया है, तो इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसकी व्याख्या किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी क्या कहा जा रहा है आपका इस व्याख्या में? तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि यहाँ सिर्फ काव्य की भावना नहीं अपितु चिरंतन सत्य है जो सहसों वर्षों से पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए विविध जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में व्याप्त है जो हमारे समक्ष मौजूद है। तो लेखक आपका यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ काव्य की भावना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि जल हो गया, जल प्रपात हो गए, इनका प्रवाह, इनका संगम स्थल, सब कुछ यहाँ पर जो है वो मिलकर आपका बनकर संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में व्याप्त हैं जो कि हमारे समक्ष मौजूद हैं। तो ये सारी बातें आपको लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तात्पर्य यह है कि विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा जाता है। यानी क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी नदियाँ अलग बहती हैं, झरने अलग बहते, लेकिन क्या होता है वो अलग अलग बहते हैं, लेकिन जब वो उनका पानी जब आता है तो जल जो पानी नदियों का पानी जो नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग होता है, लेकिन जो उनका जल है वो दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा जाता है। यानी उनका जो संगम जो जल है, जो नदी है, झरने हैं, वो सारे आकर कहाँ मिल जाते हैं? सागर में आकर मिल जाते हैं। तो उनका जो नदी झरने है वो कहाँ पर आकर मिल जाते हैं? सागर में आकर मिल जाते हैं, यानी सागर की गोद में समा जाते हैं और उनका संगम
सागर कहलाता है। यानी जो नदी हैं, जो झरने हैं, वो कहाँ पर आकर गिरते हैं, वो आपका सागर में आकर गिर जाते हैं और उनका संगम स्थल क्या बन जाता है, उनका संगम स्थल जो है वो क्या कहलाता है, सागर कहलाता है। ये आपका लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग नदियाँ हैं, झरने हैं, वो कहाँ पर आकर मिल जाते हैं, वो सागर में आकर एक हो जाते हैं। तो उसी तरह से भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग पाए जाते हैं। यानी जो हमारे देश में लोग हैं, सबकी विचारधारा, सबकी सोच, सबका रहन सहन अलग अलग है, लेकिन वो एक तरह से वो भारत के ही तो लोग कहलाएंगे, भले वो अलग अलग हों। तो यहाँ पर यही आपके लेखक बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से नदी और झरने अलग अलग हैं लेकिन वो सागर में आकर मिल जाते हैं, इसी तरह से हमारा भारत देश भी है जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे भारत के ही लोग कहलाते हैं। ये आपका यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया कि अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं। इन सब के मिलने से एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है। इसी सागर को भारतीय संस्कृति कहते हैं। यह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी थी। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बताइए। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा विभिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यानी क्या कहना है आपका यहाँ पर इसका आंसर आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्नता, यानी विभिन्नता तो बहुत है हमारे भारत में, लेकिन इसकी एकता ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपको कौन सा गद्यांश दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, तो आपको इसको भी पढ़ना है और पढ़ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है। और आपका ये गद्यांश जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा भी गया है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृतत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों और बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो ये आपका यहाँ पे छोटा सा ही गद्यांश दिया गया, बहुत बड़ा आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही होगा कि गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा। तो आपका इसका आंसर भी सेम ही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपका इसका संदर्भ हो गया आपके इस गद्यांश का। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे आपका जो पूरा का पूरा गद्यांश है, पूरे लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया, तो आपको इस पूरे गद्यांश की यहाँ पे व्याख्या बतानी है। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत देश ने तरह तरह के अनेक संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक तत्व ही भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व है। यह अमृत तत्व आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और भविष्य में इसे कायम रखेगा। यह आपका यहाँ पर इसकी व्याख्या हो गई। तो आपका लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे भारत देश में कितने सारे संकट आए हैं, लेकिन जो हमारी एक भिन्नता में एकता है वो हमारा पहले भी कायम था और आज भी कायम है और भविष्य में आगे भी कायम रहेगा। ये आपके यहाँ पर लेखक जो है इस गद्यांश के माध्यम से यही सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आ और बा करके। तो आपका आ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में हमारी इच्छा और प्रयत्न है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में अमृत रूपी जल सदैव
प्रवाहमान बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इसका विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा है। ये आपका इसका आंसर हो गया, जो कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बा वाला। तो बा वाला आपसे पूछा गया कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। ये आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति अनेक थपेड़ों को बर्दाश्त करती हुई आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुई है। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो ये गद्यांश वाला था, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके आगे भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो गद्यांश हैं वो हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।